चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। जब से राहुल गांधी जी के अगेंस्ट कोर्ट में केस हुआ, मैंने इनका कभी विवेचन किया था, अगर आपको याद हो, तब से आप लोगों की बहुत प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि राहुल गांधी का विवेचन करिए। क्या वास्तव में ये जो कुछ हो रहा है उसके बाद ये नई तरह से लौट के आएंगे? क्या कांग्रेस का यहीं से पुनरुत्थान होना है जैसा आपने पहले बताया था? क्या वास्तव में ये बहुत बड़े मार्जिन से जीतकर प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे? याद होगा आपको, एक एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी जी की सदस्यता गई है और दोनों बहुत बड़े प्रभाव से वापस आए हैं। तो लोग यही पूछ रहे हैं क्या इनके साथ भी यही होने वाला है? आगे की क्या परिस्थितियां होने वाली हैं? तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। मैं आपको इसमें बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण योग बताने जा रहा हूं। हो सकता है आपने सुने भी हो सकता है ना भी सुने हो। तो ध्यान से देखें कि इनकी कुंडली में ऐसा क्या है। इनके दो टाइम मिलते हैं, लेकिन ये टाइम इनके जीवन की घटनाओं से बहुत पास दिखाई दे रहा है। मींस वही घटनाक्रम दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इस घटनाक्रम, इस टाइम को लेके आपको विवेचन कर रहा हूं। विशेष बात यह है कि दूसरे टाइम से भी मैंने विवेचन किया है, तो उसमें भी इनका लाइफ का घटनाक्रम काफी हद तक कोरिलेट हो रहा है। तो आज हम इनके इस वाले चार्ट को लेंगे जिसके अनुसार इनका जन्म 18 जून 1970 को थर्सडे के दिन 9:52 पर दिल्ली में हुआ था। तो इसके अनुसार मैं आपको आज इनके बारे में बताऊंगा। एक और है 19 जून के बारे में, तो बताया कि उसका भी लगभग जो प्लेनेटरी पोजीशन है वो काफी हद तक इसी में है। लग्न और उससे 5 भाव का अंतर आ रहा है, वो भी किसी दिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं, लेकिन ये बहुत पास है, सटीक है, इसलिए आज मैं इसका विवेचन आपको दे रहा हूं। तो राहुल गांधी जी की कुंडली आपके सामने है। ये जो मैंने अभी आपको वर्ड डिटेल्स दिए उसके अनुसार ये इनका D1, इसका मतलब लग्न चार्ट बना है, और मून चार्ट इनका ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या ऐसा इनकी कुंडली में है, क्या वास्तव में, कि जिसके कारण ये अब पलट के वापस आएंगे, या ये सफलता के बहुत दूर रहने वाले हैं। किस तरह की परिस्थितियां आगे बढ़ रही हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 10 नंबर लिखा है यहां पर, इसका मतलब है कैप्रिकॉर्न, मकर लग्न की कुंडली है। मकर लग्न आपको पता है ऐसा लग्न है जो भूमि तत्व होता है। इसमें पैदा हुए लोग जो है बहुत जीवट होते हैं। इसका मतलब है कि वो जमीन से जुड़े, इसका मतलब मेहनत करने वाले होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मकर जो है एक प्रैक्टिकल लगन कहा जाता है। अब इसका फिर लग्नेश कौन बना? तो इसका लग्नेश शनि बना। तो जरा देखते हैं शनि की स्थिति क्या है। इनका लग्नेश 4th हाउस में शिफ्ट हो गया है। कितनी डिग्री पर? 24-22 पे। ध्यान रखिए शनि जो है वो एरीज में, इसका मतलब आप देख पा रहे हैं एरीज में है, मेष जिसको कहते हो, उसमें नीच का हो जाता है, डेबिलिटेटेड हो जाता है 20 डिग्री पर। और यहां क्या डिग्री है? 24-22। इसका मतलब है कि अपने नीचत्व के बिल्कुल पास में है शनि। घोर नीचत्व जिसको कहते हैं, उस परिस्थिति में शनि यहां दिखाई दे रहा है। तो लग्नेश नीच का होके 4th हाउस में चला जाना, यह बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। इसको एक स्थिति में कंटक योग, कंटक दुर्योग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शनि है। शनि की देखिए 10वीं दृष्टि यहां आ रही है। पर्सनैलिटी पूरी की पूरी व्यक्ति की मोनोटोनस हो जाती है, आइसोलेटिव हो जाती है, सेपरेटिव हो जाती है। उस व्यक्ति का मूड पहचानना बहुत मुश्किल होता है। और ध्यान से देखिए ये लग्नेश 4th भाव में आया है। तो चूंकि ये राजनीतिक व्यक्तित्व है, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, इसलिए ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिकल एरेना के लिए। क्या होता है भाई ऐसा? ये मास का हाउस होता है, लोगों का। इसका मतलब है जो जनमानस है उसका, उनके सपोर्ट का, उनमें फेमिलियरिटी का। तो यहां नीच का लग्नेश हो जाना यह बहुत गलत हो गया।
पॉलिटिकल एरेना के लिए, इसलिए लोग इनसे विमुख रहते हैं, मास स्केल पर इनसे नहीं जुड़ते हैं। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनते जाइए और सुनने के पहले इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां मैं आपको वो विवेचन देता हूं, वो सब कुछ देता हूं जो आपको उत्साहित करता है, जो आपको सरप्राइज करता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ग्रुप्स में शेयर भी करिए, बताइए कि क्या होने वाला है राहुल गांधी के लाइफ में आगे, और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए हमारे सभी वीडियोस। चलिए यहीं से फिर आगे बढ़ते हैं। तो मास जो है, जिसको आप कहते हो जन समर्थन, उसमें बहुत हद तक कमी आ गई। लोग दिखाई देंगे कि इनकी भीड़ आ रही है इन्हें सुनने के लिए, आसपास इनके दिखाई देंगे, लेकिन वक्त पे वो काम नहीं आएंगे। इसका मतलब जब वोटिंग डालने का होगा तब इनसे विमुख हो जाएंगे। तो क्या देखा, लग्नेश फोर्थ में कंटक दोष, 10वीं दृष्टि और लग्नेश नीच का हुआ, ये सभी चीजें घटित हो गई लग्नेश के साथ। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हाउस में राहु है, वहां पर भी आप देख पा रहे हैं शनि की ही राशि है एक्वेरियस, जिसको कुंभ कहते हो। अब राहु शनि की राशि में है, क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ यह हुआ, सेकेंड हाउस जो होता है वो फैमिली का होता है। सेकेंड हाउस हमारी वाणी का होता है, एलोक्वेंस जिसको कहते हो, वाक्पटुता जिसको कहते हो, वाणी की वाक शैली को जिसको कहते हो, उसको कहते हैं। साथ ही साथ ये हमारे खाने पीने का क्या हमारा रहेगा लाइफ में, उसका भी होता है, एसेट्स का भी होता है। तो राहु जब सेकेंड हाउस में है तो वाणी कैसी रहनी है? विषैली रहनी है, क्योंकि राहु इसीलिए जाना जाता है, राहु जो है वो रियल प्लैनेट नहीं है। तो राहु कर्कश होता है, इसका मतलब है कई बार ये मीठी बोली बोलने का प्रयास करते होंगे राहु के कारण। क्या बताया? ठग है राहु। राहु के पर्सनैलिटी को जानना बहुत मुश्किल होता है। तो ये इनकी कर्कशता जो है राहु यहां होने के कारण दिखाई देती है। ये कभी प्लांट वे में नहीं बोलते हैं, ये डिटेल्स भी गलत देंगे, ये कई बार कुछ का कुछ बोल देंगे। तो ये राहु यही करवाता है। इसका मतलब है मनगढ़ंत बातें, जिसका व्यवहार में कोई मतलब नहीं होता है, वो यहां पर राहु करवाता है। आगे बढ़ते हैं। इनके फोर्थ हाउस में सैटर्न है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब विशेष बात साथ ही साथ सुनते चलिए। थर्ड हाउस होता है पराक्रम का। पराक्रम का मतलब है कि अंडर एनी टाइप ऑफ सर्कमस्टेंसेस, किसी भी तरह की परिस्थितियों में व्यक्ति कैसा काम करेगा, जमा रहेगा या छोड़ के मैदान भाग जाएगा, क्या परिस्थिति करेगा। थर्ड हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पराक्रम भाव कहते हैं इसको। तो क्या है यहां पर, देखो ध्यान से, इसका लॉर्ड है जुपिटर, जो 10th हाउस में रेट्रोगेट होके विराजमान है। किस साइन में है? लिब्रा में। लिब्रा क्या होता है? तुला। तुला किसका साइन होता है? वीनस का। वीनस और जुपिटर में आपस में शत्रुता है, और फिर जुपिटर रेट्रोगेट भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह परिस्थिति इसकी बहुत अच्छी थर्ड हाउस के लॉर्ड की नहीं बनी। साथ ही साथ ध्यान से देखो, ये पाप कर्तरी दोष में आ गया। यहां राहु है, यहां सैटर्न है, और बीच में ये कौन सा? पराक्रम वाला हाउस आ गया। क्या कहें? पाप कर्तरी दोष से ये प्रभावित हो गया। तो थर्ड हाउस पाप कर्तरी दोष से प्रभावित हो गया, जिसके एक तरफ सैटर्न है, दूसरी तरफ राहु। क्या बनाया? व्यक्ति को स्टबॉर्न, जिद्दी, इसका मतलब हठीला, इसका मतलब आर्गुमेंट करने वाला। ऐसे लोग हारना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोग लॉजिकल बातें कम करते हैं। वो कहते हैं नहीं, व्हाटएवर आई एम सेइंग इज राइट। उनका लॉजिकल भले ही कमजोर हो एस्पेक्ट, लेकिन वो हारना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस बुरी तरह से पाप कर्तरी दोष से यहां प्रभावित है। वो कहते हैं मैं किसी से नहीं डरता हूं, इस तरह के लोग, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वक्त पे आता है तो वो अंतर मन से काफी डरते हैं, क्योंकि ये पाप कर्तरी दोष में थर्ड हाउस दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं, जरा देखते हैं। फिफ्थ हाउस में मरकरी है, बुध। अब बुध यहां पर कैसे विराजमान है? बुध को देखें, एक तो 9th हाउस जिसको भाग्येश कहते हो वो है, और साथ ही साथ ये सस्टेस है, छठे भाव का और 9वें भाव का स्वामी होके मरकरी। इसका मतलब बुध यहां पर विराजमान है। बुध और 5वां भाव भी काहे का होता है? इंटेलेक्ट का होता है, मेमोरी का होता है, हायर एजुकेशन का होता है, सब हमारे जो प्रीवियस बर्थ है उनका होता है। मरकरी के साथ कोई भी नहीं है। विशेष बात देखिए,
और मरकरी यहां पर एक बार फिर पाप कर्तरी दोष से 5th हाउस। यही महत्वपूर्ण चीजें देखते जाइए। पाप कर्तरी दोष से क्यों है? एक तरफ सैटर्न नीच का और एक तरफ सन और मार्स है, ये फिर पाप कर्तरी दोष में आ गया। तो 5th हाउस भी पाप कर्तरी में आ गया। इसका मतलब इंटेलेक्ट जिसको कहते हो या मरकरी के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें काफी कमी आएगी। बुद्धि से ये काम नहीं लेंगे, बल्कि उद्दंडता या इस तरह की चीजें, उसका ऑपोजिट जो भी मान लीजिए, उससे काम लेंगे। तो 5th हाउस भी इनका संतान का भी होता है। आप समझ लीजिए पाप कर्तरी दोष से तो संतान सुख दिखाई नहीं दे रहा है। 11th हाउस पे विशेष बात देखो, 11th हाउस पे अगर किसी की दृष्टि है तो वो भी नीच मून की है। जो मून इसके अगेंस्ट है 11th हाउस में उसकी है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऐसी पॉजिटिव दृष्टि या इफेक्टिव दृष्टि नहीं दिखाई दे रही जिससे 5वें भाव का कल्याण हो जाए, वो भी कहीं से नहीं दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, 6ठे भाव को देखते हैं। सन और मार्स यहां पर मौजूद है। अब ये दोनों जब एक जगह होते हैं तो पराक्रम योग का निर्माण करते हैं और 6ठे भाव में ये बहुत इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि मार्स यहां पर होता है तो व्यक्ति जितने भी उसके दुश्मन होते हैं, शत्रु होते हैं, उनसे हारता नहीं है, उनसे लड़ता है, संघर्ष करता है। ये कंपटीशन का भी भाव होता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो ये क्या अर्थ हुआ? ये हमारी बीमारियों का भी भाव होता है। इसका मतलब है कि सन और मार्स जब 6ठे भाव में है तो ये लड़ेंगे, प्रतियोगिता में बने रहेंगे, कोशिश करेंगे, पराक्रम दिखाएंगे। लेकिन होगा क्या? होगा ये, ध्यान से देखो कि पराक्रम दिखाने के बावजूद दो बहुत ही विपरीत परिस्थितियां यहां दिखाई दे रही हैं। पहली परिस्थिति क्या दिखाई दे रही? पहली परिस्थिति की राहु की 5वीं दृष्टि, 5th एस्पेक्ट ऑफ राहु। क्या कर दिया? मार्स और राहु, आप जानते ही होंगे अंगारक दोष बना देता है। मार्स और सन और राहु क्या बना देता है? ग्रहण योग बना देता है। तो क्या हुआ कि राहु की दृष्टि 6th हाउस पे, इसका मतलब है दुश्मन इनके बहुत ज्यादा हो गए, छुपे दुश्मन उसमें बहुत ज्यादा हो गए। इसका मतलब इनकी पार्टी में खुद ही बहुत दुश्मन होंगे, सामने नहीं आ सकते वो एक अलग बात है, लेकिन होंगे और बाहर भी। तो ये बहुत अच्छा योग था। लेकिन देखो यहां एक तो राहु की दृष्टि हो गई, दूसरी सैटर्न की तीसरी दृष्टि हो गई। सैटर्न नीच का है, तीसरी दृष्टि उसकी भी हो गई। तो सैटर्न और राहु दोनों के दोनों जो पाप ग्रह हैं, उन दोनों की दृष्टि 6ठे भाव पे हो गई। तो जो इनका जो पराक्रम योग था वो भी काफी हद तक एफ्लिक्ट हो गया, खराब हो गया। एक और दृष्टि है, अगर ध्यान से आप देख पा रहे हो, जुपिटर की ओर दृष्टि आ रही है। कौन सी है? 9वीं दृष्टि। ध्यान से देखो, अब जुपिटर की 9वीं दृष्टि आ रही है, लेकिन जुपिटर है कैसा? ध्यान से देखो, रेट्रोगेट। इसका मतलब है किसी भी स्थिति में वो कारक भी नहीं है, इफेक्टिव भी नहीं है। कारक तो इसलिए नहीं हो सकता है, 12वें भाव का और तीसरे भाव का स्वामी है और अपने शत्रु की राशि में है। तीसरा रेट्रोगेट भी है। इसका मतलब है कि इसकी दृष्टि यहां बहुत ज्यादा कारक नहीं बन पा रही, इफेक्टिव नहीं बन पा रही। इसका मतलब है कि उसकी दृष्टि भी कोई बहुत काम नहीं कर पाई। काम उतना ही कर पाई कि लड़ते रहेंगे, दिखता रहेगा कि हां राहुल गांधी एक संघर्ष करने वाला व्यक्ति है, जो वो कर रहे हैं, दिखाई दे रहा। तो राहु की 5वीं दृष्टि, सैटर्न की तीसरी दृष्टि, जुपिटर की 9वीं दृष्टि यहां पर दिखाई दे रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये लड़ते रहेंगे और एक जो कहते हैं ना, एक निरंकुशता के साथ, 6ठा भाव, निरंकुशता के साथ लड़ने का प्रयास करेंगे। कंपटीशन, इसका मतलब प्रतियोगिता, इसका मतलब राजनीतिक प्रतिद्वंदता में खड़े दिखाई देंगे। लेकिन वक्त पर ये इन दृष्टियों के कारण डाउन हो जाएंगे। कई बार आपने देखा, अभी इनके अध्यक्ष के चुनाव हुए थे, वहां इन्होंने सब कहते रहे, लेकिन दोबारा से इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। उसके भी कारण हम बताएंगे। आगे देखते हैं, वीनस इनका 7th हाउस में है। अब वीनस 7th हाउस में है, एक तो 10th हाउस का लॉर्ड है और एक 5th हाउस का लॉर्ड है। तो वीनस एक अच्छी परिस्थिति में हम यहां पर कहेंगे इसको। लेकिन प्रॉब्लम ये, वीनस अच्छी परिस्थिति में जरूर है, बट ये भी पाप कर्तरी दोष में आ गया। सन और मार्स 6th में है और केतु 8th में है। 7th हाउस फिर पाप कर्तरी दोष में आ गया। ये मैरिज का हाउस भी होता है, पार्टनरशिप का हाउस भी होता है, फ्रेंड्स का भी होता है। ये आपके जितने भी पिलग्रिमेज होते हैं, जिनको धार्मिक यात्राएं कहते हो, उनका भी होता है। 7वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है और खासकर पॉलिटिकल एरिना के लिए तो 7वां भाव बहुत जबरदस्त होता है। तो क्या देखा, ये भी पाप कर्तरी दोष में आ गया। लेकिन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट वीनस जो कि 7th हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड होके केंद्र में है,
तो कारक की परिस्थिति बना रहा है। इसका मतलब है वीनस इनके चार्ट में बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस दिखाई दे रहा है। देखिए ध्यान से, वो यहां D9 मून चार्ट में 9th हाउस में आ रहा है। एक अच्छी, जिसको आप कहते हो भाग्यश की परिस्थिति बना रहा है। और अगर हम इनका नवांशा देखें तो वहां पर वीनस नीच का हो रहा है जाके 6th हाउस में। इसका मतलब है कि इन दोनों चार्ट्स में बहुत अच्छी परिस्थिति में दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां वो नीच का हो गया। तो आपने देखा कि जो मैरिज के जो इनके चांसेस थे, मैरिज इनकी अभी तक नहीं हुई है। वीनस काफी हद तक इसका कारक होता है। आपको मालूम है जितने भी हमारे पर्सनल अलायंस होते हैं उनके लिए वीनस बहुत कारक होता है। तो वीनस D9 में जाके 6th हाउस में नीच का हो जाता है, पाप कर्तरी दोष भी फेस कर रहा है। तो इस कारण से ये हाउस भी हमारे लिए लगभग नकारात्मक हो गया। 8th हाउस में केतु है। अब केतु जब भी 8th हाउस में होता है, सूर्य के भाव में, सूर्य की राशि में है, तो केतु यहां जब होता है तो हाँ, एक बात तो होती है कि आदमी के पास जो है धन अचानक आता है, धन उसके पास रहता है। यहां पर भी राहु है, एसेट्स वगैरह की स्थिति रहती है अनडाउटेडली। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि यहां केतु होने से कई अचानक बीमारियां एकदम आती हैं। और जो हमारा ये मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, खासकर जो हमारा ये एनल पार्ट होता है, इस स्थिति में या तो स्पाइन में या इस पर्टिकुलर पार्ट में अचानक प्रॉब्लम आती है और वो काफी लंबी चलती है, काफी दिक्कत, खासकर केतु की महादशा में या उसकी अंतरदशा में इस तरह की परिस्थितियां अवश्य आ जाती हैं। आगे देखते हैं, 10th हाउस में जुपिटर है, रेट्रोगेट है। अब ये रेट्रोगेट जुपिटर जो है, जुपिटर अब होता है 10th हाउस में तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वही कि अकारक है एक तरह से। देखो 12th हाउस और 3rd हाउस का लॉर्ड है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट रेट्रोगेट है और तीसरा पॉइंट जुपिटर अकेला है। इसके ऊपर आप देख लीजिए, सैटर्न की दृष्टि है, नीच सैटर्न की, और कहीं से आपको दृष्टि किसी अच्छे प्लैनेट की नहीं नजर आ रही है, बल्कि राहु की 9वीं दृष्टि जरूर आ रही है। राहु और जुपिटर आपस में एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं 5th और 9th एस्पेक्ट से। जुपिटर इसे 5th से देख रहा है, राहु इसको 9th से देख रहा है। क्या अर्थ हुआ कि राहु ने एक बार फिर इसके प्रभाव को और ज्यादा कम कर दिया। चूंकि यहां पर है इसलिए हाँ, राजनीति में है। राहु अगर 10वें भाव से किसी भी रूप में जुड़ता है तो व्यक्ति राजनीति से जुड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। वो राजनीतिक, उसकी समझ बहुत अच्छी होती है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन यहां पर ये जुपिटर और ज्यादा एफ्लिक्ट हो गया क्योंकि ये अपने शत्रु राशि में यहां पर दिखाई दे रहा है। और जुपिटर कभी भी अगर किसी भाव में अकेला होता है तो वो उसका नाश करता है, उस भाव के एट्रीब्यूट्स का नाश करता है। तो इसका मतलब है 10th हाउस जो हमारा कर्म का होता है, जो हमारे करियर का होता है, जो हमारे यश सम्मान का होता है, वहां पर भी एफ्लिक्शन बहुत बुरी तरह से दिखाई दे रहा है। इसी को अगर मून चार्ट में देखें तो यहाँ केतु है, कोई बहुत अच्छी परिस्थिति यहां पर भी बन के नहीं आ रही। 11th हाउस में मून है, चंद्रमा है। अब 11th हाउस में मून है तो कैसा है? नीच का है, डेबिलिटेटेड है। अब डेबिलिटेटेड मून हो गया, 11वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहां से मेटेरियलाइजेशन विशेष होते हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। यहां से अगर 11th हाउस हमारा कमजोर हो गया तो बाकी और हाउसेस कितने भी अच्छे हो सब आके लास्ट में बेकार हो जाएगा, क्योंकि मेटेरियलाइजेशन तो यहीं पे होता है। आप काम कर रहे हैं और लग रहा है कि हाँ अब बस सफलता मिलने वाली है, लास्ट में वो फेल हो गया। तो मून का यहां कमजोर होना एक अच्छी परिस्थिति इस कुंडली में नहीं बना दे रहा है। इसका मतलब है ये भी परिस्थिति हमारे लिए ठीक नहीं है। यहां पर भी मरकरी को ध्यान से देखिए, अपने से 12वें में गया है। अगर देखें इसकी 2 राशियां होती हैं, एक तो जेमिनाई और एक वर्गो। तो यहां अपने से, यहां देख पा रहे हैं अपने से 12वें में गया, जो कभी अच्छा नहीं होता है, टोटल लॉस। इसका मतलब इनकी बुद्धि, इनकी प्रज्ञा कई बार मारी जाएगी, पता ही नहीं चलेगा ये क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कब कौन सा एक्शन लेना चाहिए इन्हें पता ही नहीं होगा, उल्टे सीधे काम कर बैठेंगे। लॉजिकल इन्फरेंसेस इनके खराब होंगे। यही कारण है कि आप देखते होंगे कि ये जो कहते हैं उसमें कोई दम नहीं होता है, कई बार उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। तो अब इसको एक बार फिर समराइज करें, फिर आगे बढ़े। देखो, पाप कर्तरी दोष, पाप कर्तरी दोष, पाप कर्तरी दोष, तीन पाप कर्तरी दोष दिखाई दे रहे हैं। 11वां भाव मेटेरियलाइजेशन ऑफ बेसिस बुरी तरह से प्रभावित हुआ। फिर देखें ध्यान से हम कि इनका जो मरकुरी है वो अपने से 12th में गया, लग्नेस इनका 4th में आ गया, जो कि जन समर्थन या जन जिसको कहते हो मासेस, वो भी गड़बड़ हो गया। जुपिटर यहाँ रेट्रोगेट हो गया। अब देखो क्या हुआ कि इनका जो हम यहां पर देख रहे हैं भाग्येश जो होता है,
यहीं से हम एक चीज देखते हैं जिसको हम कहते हैं भाग्यकर्ता प्लैनेट कौन है। तो इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि 9th हाउस का लॉर्ड, इसका मतलब भाग्येश जहां पर भी हो, जिस राशि में हो, तो देखें जरा भाग्येश कौन बना, बुध, जिस राशि में हो, कौन सी राशि में है, यहां टॉरस में, जिसको आप कहते हो वृष, उसका स्वामी, टॉरस का स्वामी कौन होता है, तो शुक्र होता है। जिस राशि में हो, देखा किस राशि में है, तो यहां कैंसर, कर्क में है, वीनस कर्क में है, उसका स्वामी ट्वाइस है ये, उसका स्वामी कौन बना, चंद्रमा। तो चंद्रमा यहां पर भाग्यकर्ता है इनका प्लैनेट। अब वो भाग्यकर्ता कैसा है, वो डेबिलिटेटेड है। तो मैंने बताया एफर्ट्स कर रहे हैं और जब भाग्य निर्माण का समय आता है तो वो फेल हो जाता है। तो भाग्येश भी एफ्लिक्टेड है क्योंकि अपने से 12वें में एक राशि से, और पाप कर्तरी दोष से प्रभावित, अकेला है, प्रभावहीन है, कोई भी यहां पर इसके ऊपर बेनिफिक एस्पेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, केवल मून की आ रही जो खुद ही प्रभावित है, पीड़ित है, जो डेबिलिटेटेड है, नीच का है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि यह भाग्यकर्ता कौन बना, तो इसके भाव का स्वामी कौन हुआ, फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, तो बुध हुआ, किस राशि में है, तो टॉरस में है, वृष में है, वृष का कौन स्वामी हुआ, शुक्र, किस राशि में है, तो कैंसर में है, कर्क में है, तो कर्क का स्वामी कौन हुआ, तो चंद्रमा, चंद्रमा किस स्थिति में है, बोला डेबिलिटेटेड है, भाग्यकर्ता भी पूरी तरह से पीड़ित हो गया। तो इनकी कुंडली में अगर हम देखें, हमें कोई ऐसे प्लैनेट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं जो ये बताएं कि ये भविष्य में फोर्सफुली या विद ग्रेट मार्जिन आने वाले हैं सामने। हमें यहां तक कोई भी प्लैनेट्स ऐसे दिखाई नहीं दिए। केवल यहां हम वीनस को कह सकते हैं जो बहुत अच्छी परिस्थिति में है। वीनस हमारे मेटलिज्म का कारक होता है, धन, बल, जो हमारे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, कहीं से भी धन, किसी भी तरह से परिस्थिति जिसमें प्रॉस्पेरिटी होती है, उसका कारक है। तो वो हम जरूर देख पा रहे हैं क्योंकि 5वें भाव का और 10वें भाव का स्वामी है, वो जरूर हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। वो भी D9 में जाके भी बताया था डेबिलिटेटेड हो गया। तो इसका मतलब इनके व्यक्तिगत जो प्लैनेट्स हैं स्ट्रॉन्ग नहीं है। जिस घर में ये पैदा हुए वो एक अलग है, क्योंकि वो इनके एक अलग तरह के कर्म रहे होंगे पिछले जन्मों के, लेकिन इनकी पर्सनल कुंडली बहुत ही प्रभावहीन है। यही चीज यहां पे देख सकते हैं। मून, अब यहां चौथा भाव जो बताया था मासिस, वहां पर राहु आ गया, फिर छठे भाव में सैटर्न नीच का हो गया। यहां देखिए जरा, सन मार्स आ गया, ये 7वां भाव, यहां पर भी अगर देखोगे मून चार्ट में भी पाप कर्तरी दोष से ये भी प्रभावित है, 5वां भाव भी प्रभावित है। अगर मून चार्ट को भी हम एक बेस मान के चलें तो वही चीज हमें यहां पर दिखाई दे रही है कि यहां भी इनके वही परिस्थितियां बन रही हैं और लग्न तो वैसे ही प्रभावित हो रहा है। तो इस पूरे के पूरे को देख के, चाहे कोई भी आप योग इनके ले लें, हमें कोई इसमें ऐसे सौभाग्य वाले योग नहीं मिल रहे हैं, ऐसे कारक ग्रह नहीं मिल रहे हैं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं मिल रही है जिससे हम आपको यह कह सकें कि ये भविष्य में एक भाग्य विधाता बन सकते हैं या कांग्रेस के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। इस समय इनकी जो महादशा चल रही है वो 26/4/2023 को शुरू होगी, मार्स की। अभी तो इनकी जो है वो मून की महादशा चल रही है रादर, और मून की महादशा जो है वो इनकी 26/4/2023 को समाप्त होगी और तब इनकी मार्स की महादशा चलेगी। मार्स कहां है, मैंने बताया है छठे भाव में है। दोनों की दृष्टि कहां है, 12वें भाव पे है। क्या होता है ये 12वां भाव, यहां पे इंप्रिजनमेंट और इस तरह की परिस्थितियां भी देखी जाती हैं। यहां देख रहे हो जुपिटर रिवर्स है, रेट्रोगेट है, तो ये भी इनके ऊपर तलवार बिल्कुल लटकी हुई है। राहु की दृष्टि मार्स पे है, शनि की दृष्टि मार्स पे है। शनि न्याय का देवता है, देख रहे हो आप, मार्स की ही महादशा शुरू होने वाली है। तो हमें इसीलिए ये इनका चार्ट बहुत ज्यादा सटीक लगा कि हमें दिखाई दे रहा है कि ऐसी परिस्थितियां इनके चार्ट में आ रही हैं। अभी शनि, अभी कहां है शनि इस समय, यहां है एक्वेरियस में, धीरे धीरे ये यहां पे आएगा अपने नीच में, उस समय इन पर और ज्यादा प्रभाव होगा। याद करिए मैंने आपको शायद एक बार बताया था इनके चार्ट को जब विवेचन किया था कि 2027 का थोड़ा सा अगर पार्ट छोड़ दें तो मैं गारंटी से कह दूंगा कि अब राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में नहीं होंगे। इस चार्ट को देख के हम यही कह सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में नहीं है। राजनीति की संभावनाएं अलग होती हैं कि जब कभी ऐसा हो सकता है
आपने देखा होगा कि जिसका कुछ भी नहीं था वो भी प्रधानमंत्री बन गया कुछ कालखंड के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन वो भाग्य में नहीं होता है, उसमें यही होता है कि वो काल चक्र, कोई पर्टिकुलर अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा या प्राण दशा, कोई ऐसा आ जाता है उनका कि जो उनको एकदम बाउंस कर देता है, लेकिन वो बहुत लंबा नहीं होता है, व्यक्ति को दोबारा से नीचे आना पड़ता है। तो यहां ये सब कुछ दिखाई दे रहा है कि ये झुकेंगे नहीं, क्योंकि तीसरा भाव मैंने बता दिया आपको क्या है। तीसरा भाव इनका पाप कर्तरी दोष से प्रभावित है, एक तरफ राहु है, एक तरफ सैटर्न है। इसका मतलब ये झुकेंगे नहीं। बाड़ी इनकी विषैली कब हो जाए कोई पता नहीं। सैटर्न, सन और मार्स हटे में है, इसका मतलब है ये पराक्रम पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे, हर तरह से कहेंगे मैं नहीं डरता किसी। छठा भाव होता ही इसलिए है, वहां अगर सन मार्स हो तो बात ही क्या है, तभी बनता है पराक्रम योग। लेकिन पराक्रम योग भी कैसे प्रभावित हो गया? राहु की 5वीं दृष्टि से, सैटर्न की 3री दृष्टि से। कहने का अर्थ यह है कि इनके आने वाली परिस्थितियां बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही हैं और इनके द्वारा कांग्रेस का हम नहीं कह सकते हैं कि नैया पार करने की परिस्थितियां सामने दिखाई दे रही हैं, कहीं से भी नहीं। लेकिन चूंकि छठा भाव बहुत स्ट्रांग है, इसलिए इनकी पार्टी में भले ही कोई परिस्थितियां हो, लेकिन सामने इनकी विरोध करने की हैसियत लोगों में नहीं होगी। जो सामने इनकी बुराई या आलोचना करेगा या इनके सामने आएगा वो मुंह की खाएगा, क्योंकि ये योग जरूर इनकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सन और मार्स यहां पे है, जहां पे सैटर्न और राहु की दृष्टि है, तो ये कलंकित करने वाला योग भी एक तरह से होता है। ये किसी तरह के कलंक लगाता है व्यक्ति पे। तो इसका मतलब ये है, आप समझ गए होंगे इनका पूरा का पूरा चार्ट। सैटर्न की दृष्टि भी समझ गए आप, 3री दृष्टि यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 10वीं यहाँ पे। सैटर्न इनके एक विशेष तरह का नेगेटिव प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। केतु की अगर दृष्टि देखें, ध्यान से देखो, तो 9वीं दृष्टि 4थे भाव पे भी आ रही है, जो अभी बताया था मैंने, जो एक तरह से पंगु बना देता है ना। तो यहाँ सैटर्न ऑलरेडी है। सैटर्न और केतु का जो समागम होता है बहुत खतरनाक होता है, चाहे वो दृष्टि से हो और चाहे एक साथ हो, वो एक साथ किसी हाउस में हो, दोनों ही स्थितियों में अच्छा नहीं माना जाता है। वो एकदम बॉम्ब्लास्टिक होता है, इसका मतलब उसका पता नहीं किया जा सकता है। तो केतु की 9वीं दृष्टि यहां पर, जो कि जन समर्थन है, और वहां सैटर्न ऑलरेडी है, इसका मतलब है परिस्थितियां विपरीत हैं। जरूर दिखाई देगा कि लोगों का समर्थन मिल रहा है, सब कुछ। ध्यान रखिए, जब भी ये चुनाव लड़ेंगे दोबारा फिर जीतेंगे, उसका रीजन समझो। उसका रीजन है कि इनका जो ये सन और मार्स का बंदा है, ये इनको लड़ने के लिए पराक्रम दिखा रहा है। और फिर अभी जैसा कि मैंने बताया कि इनके आगे खड़े होने वाला कोई नहीं है, इनके कंपटीशन में, इनकी पार्टी में, इनके समतुल्य। तो ये फिर जीतेंगे, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन उसको लीड कर पाना उस लेवल तक जिसको प्रधानमंत्री कहते हो या एक और ऊंचे लेवल पे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इनकी कुंडली में 3 महत्वपूर्ण पाप कर्तरी दोष, जिसको दुर्योग के रूप में भी हम देखेंगे, बन रहे हैं। कंटक योग बन रहा है, साथ ही साथ में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बन रही है जो इनको लीडर, एक जिसको फेमिलियर लीडर के रूप में कहते हैं, या जो नैया खेने वाला होता है, ऐसा लीडर दिखाई देता हो। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है मैंने इसके काफी आपको एस्पेक्ट्स बता दिए। वैसे तो कोई भी विवेचन करते रहिए, जितना भी मैं इसको और घंटों करता रहूं, कोई नहीं। जो फीचर्स मेन होते हैं वो आपके लिए जरूरी होते हैं, और वो मैंने बता दिए। इनके जो दूसरा डेट ऑफ बर्थ है उससे भी मैं आपको वर्णन करके किसी दिन बता दूंगा, उससे भी यही लगभग डिसीजन, यही इन्फ्रेंसेस आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इनकी परिस्थिति आगे आने वाली बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। संघर्ष बहुत दिखाई दे रहे हैं। ये लंबे लंबे कुछ प्रोग्राम करना चाहेंगे जिसमें पब्लिक का सपोर्ट चाहेंगे। पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा भी, लेकिन जब मतदान की बात आएगी तो वो सपोर्ट छितरा हुआ दिखाई देगा, बिखरा हुआ दिखाई देगा, बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं दिखाई देगा। लेकिन हाँ, ये संघर्ष करेंगे, ये दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं किसी तरह का कोई शक दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो में फिर किसी महत्वपूर्ण इशू पर आपको जल्द दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।